ट्विंकलिंग स्टार। तो कैन वी रिकॉल, तो पहले रिकॉल कर लेते हैं। हैव यू सीन अ मिराज विच इज एन इल्यूजन ऑफ द अपीयरेंस ऑफ वाटर ऑन अ हॉट रोड और इन अ डिजर्ट? क्या तुमने हॉट रोड पे, मैंने अभी एग्जांपल दे रहा है, ये देखो रोड की एग्जांपल है, रोड पे मिराज दिख रहा है। देखो ये दूसरी एग्जांपल है, पिक्चर में देखो दूर ऐसा लग रहा है कि पूरी पानी है ना, नदी है। ठीक है, एक्चुअली ऐसा दूर से ऐसा इल्यूजन दिखता है, इसी इल्यूजन को मिराज बोलते हैं। तो ये काफी रियलिटी जैसा होता है, तुम मतलब कर नहीं सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये वाकई तुम रियल देख रहे हो या तुम्हारे साथ कोई धोखा हो रहा है। तो ये क्यों होता है, इसका रीजन यहाँ पर है, कोल्ड है, हॉट है। तो इसके बारे में तो समझेंगे, पर समझने से पहले हम लोगों को ना पुराना चीज़ों को रिवाइज करना पड़ेगा, तभी मैं इसको चीज़ को समझा जाता हूँ। जैसे मैंने तुमको बताया था कि जब लाइट एक मीडियम से, एक मीडियम का नाम वन ले लेते हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, दूसरा मीडियम मीडियम टू ले लो, तो हमें पता है लाइट बैंड होती है, बरोबर ना? जब एक से दूसरे में जाती है ना, ऐसा बैंड हो जाती है। कितनी बैंड होगी वो डिपेंड करता है साम आने वाली लाइट कितनी बैंड है। अगर बाहर से आने वाली लाइट बहुत ज़्यादा बैंड होगी तो अंदर भी लाइट उतनी ज़्यादा बैंड होगी, है ना? अगर बाहर से ही कम बैंड हो रही है तो अंदर भी कम बैंड होगी, और अगर बाहर से मान लो बहुत हल्की बैंड हुई है तो अंदर भी उतनी हल्की बैंड होगी। समझ में आया? तो बैंडिंग जितना ज़्यादा बाहर से बैंडिंग होगा ना लाइट का, अंदर उतना ज़्यादा बैंडिंग होगा। ओके, अब यहाँ पर देखो मीडियम में हम लोग अभी मोस्टली क्या देख रहे थे, ग्लास देख रहे थे, बरोबर, एयर देख रहे थे। मैंने बताया भी था एयर रेयर मीडियम है, ग्लास डेंसर मीडियम है, रिमेम्बर? और मैंने ये भी बताया था जो एयर होती है उसमें जो लाइट होती है उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है और ग्लास में लाइट की स्पीड कम होती है, राइट? अब दूसरा, तुमने एक और चीज़ ऑब्जर्व किया होगा, जैसे मैंने एक चैप्टर में पढ़ाया था कि जो फिश होती है वो हमेशा गहराई में रहना पसंद करती है, क्योंकि गहराई के पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, राइट? ठंडे पानी में। बिल्कुल उसी तरह से तुम्हें ये भी पता होगा जो कोल्ड वाटर होता है और जो हॉट वाटर होता है उसमें से हैवी कौन सा होता है? कोल्ड वाटर हैवी होता है और हॉट वाटर हल्का होता है, ये भी हमें पता है। ठीक है, हल्का इसलिए होता है इसके ऑक्सीजन नहीं रहता है, गैस निकल जाती है। कोल्ड वाटर में बहुत सारी ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब होती है, इसलिए तुमने ऑब्जर्व किया बहुत सारी जो कोल्ड ड्रिंक होती है उनको ठंडा रखा जाता है ताकि उसके अंदर जो सोडा है ना वो बाहर ना निकल पाए। अगर उनको गर्म रखेंगे तो सारा सोडा निकल जाएगा, अंडरस्टूड? तो जारी बात, अगर गैस है, बहुत सारी चीजें मिक्स है कोल्ड चीज के अंदर, तो हम लोग इसकी डेंसिटी भी ज्यादा है। डेंसिटी डेंस से बना है, मतलब वो चीज इतनी ज्यादा भरी हुई है, बरोबर। और अगर कोई चीज हॉट है तो मतलब वो इतनी हल्की है। तो बिल्कुल बोलते हैं कि लाइट में भी इस चीज का असर पड़ता है। अब जारी बात है, जहाँ की हवा ठंडी होगी वहां से लाइट अगर पास होगी गर्म हवा की तरफ तो जारी बात है लाइट बैंड होगी, क्योंकि यहाँ पे दो मीडियम बन गए ना, ये ठंडी हवा और गर्म हवा भी अब एक दो मीडियम के जैसे काम कर रहे हैं। तो एक मीडियम से जब लाइट दूसरे मीडियम में जा रही तो जाहिर बार बैंड होगी, तो ये मीडियम की तरफ बिहेव करेंगे ना आप। ये उसी चीज की वजह से यहाँ पे मिराज अपीयर होता है। ठीक है, ये हॉट रोड डिजर्ट, अब समझ में आया क्यों हो रहा है ये? क्योंकि सूरज की जब रोशनी, देखो बहुत सारे एरिया में जब रोड हो गई तो रोड पे सूरज की रोशनी पड़ती है, रोड बहुत गर्म हो जाती है, तो उतने हिस्से की जो हवा है नीचे लोअर एरिया की हवा गर्म हो जाती है। पर देखो हमें कभी भी पहाड़ी एरिया में जाते हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ी पे, तो वहाँ की हवा ठंडी होती है। तो ये समझ में आ रहा है, आसमान के करीब हवा ठंडी होती है। आयरन मूवी में भी देखे थे, याद है? आयरन मैन एकदम ऊपर जाता रहता है तो एकदम बर्फ बन जाता है उसका सूट, है ना? तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि जितनी ऊंचाई पे जाओगे उतनी हवा ठंडी रहेगी, और जैसे जैसे नीचे आओगे हवा गर्म होती जाती है। हैव यू सीन दैट ऑब्जेक्ट बियॉन्ड एंड अबाउ अ होली फायर अपीयर बाय शेकिंग? होली फायर क्या होता है? होली फायर, व्हाई डज दिस हैपन? होली फायर, ये तो मेरे को लग रहा है कुछ उससे रिलेटेड है, वो त्यौहार था ना। अभी होली फायर मेरे ख्याल से छुड़िया को बोलते हैं ना। अरे नहीं, ये होली फायर बोले तो ये जो होली में जलाते हैं ना, तो हाँ हाँ, ये देखो, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इसी पे से लिंक है होली फायर से ही, कि हैव यू सीन दैट ऑब्जेक्ट बियॉन्ड एंड अबाउ होली फायर अपियर टू बी शेकिंग, व्हाई दिस हैपन? मतलब जो होली फायर में जो भी चीजें होती है वो जल के शेकिंग कर करके जलती है, या आवाज आती रहती है ना कचकड़े के कच कच कच, वो चीज के बारे में बोल रहा है। मैं इतना तो नहीं समझ पाया, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। लोकल एटमॉस्फेयर कंडीशन अफेक्ट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बोले कि जो लोकल एटमॉस्फेयर कंडीशन है ना वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे असर करती है। इन बोथ द एग्जांपल अबाउ, एयर नियर द हॉट रोड, जो रोड के नजदीक थी एयर वो काफी गर्म थी, चाहे डिजर्ट सरफेस ले लो। नियर द होली फ्लेम इज हॉट, बिल्कुल उसी तरह से जो लोग
तुमने ऑब्जर्व किया होगा शेकिंग यहाँ पे क्या बता रहा है कि मान लो ऐसा होली चल रही है और जो लोग होली के नजदीक है उनको गर्माहट ज्यादा फील होगी, और जो लोग घर से बिल्डिंग से देख रहे दूर से उनको इतनी हीट फील नहीं होगी, उनको सिर्फ लाइट दिखाई देगी, है ना। तो यानी आप जितना नजदीक रखो उतना ज्यादा आपको हॉट फील होगा, और जितना आप दूर होंगे उतने ज्यादा आपको कोल्ड फील होगा, है ना। तो यहाँ पर भी सेम केस हो रहा है। अगर दोनों एग्जांपल देगा, दोनों एग्जांपल एक ही चीज को बता रही है कि होली के नजदीक की जो हवा है वो गर्म हो चुकी है और दूर की हवा स्टिल अभी ठंडी है। तो यहाँ पर जो हॉट एयर है, जो हॉट एयर है वो बन चुकी है अब तुम्हारी रेयर मीडियम। अब आते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने कल बताया रचना क्या था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम किसी लाइट की स्पीड की स्टडी करते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं ना। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर की वो कीप इन इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे हाइट में जा रहे हैं। फर्क आ रहा है ना, हॉट एंड कोल्ड में फर्क आ रहा है। अगर हॉट एंड कोल्ड में फर्क आएगा तो स्पीड ऑफ लाइट में भी फर्क आएगा, इसलिए बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। अंडरस्टूड। इन द फर्स्ट केस अबाउ द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड कीप चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब यहाँ पे केस क्या बोल रहा है कि ये है मेरा मान लो सूरज, ठीक है, इस सूरज की आंख वाँख बना देते। अब देखो पहले केस में क्या आ रहा है कि जो सूरज जो रोशनी है वो नीचे की तरफ आ रही है, तो वो कोल्ड एयर से आएगी, कोल्ड एयर में आएगी तो उसका नॉर्मल डायरेक्शन रहेगा, पर जैसे ही हॉट एयर से मीट करेगी उसका डायरेक्शन चेंज होगा। अंडरस्टूड। ओके, ये देखो ये ऐसा एयर दिखाया गया, मेरे को थोड़ा पढ़ना। इन द फर्स्ट केस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंस कीप चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। द लाइट रे coming from a distant object appear to be coming from the image of the object inside the ground as shown in the figure is called mirage। अब ये मिराज कैसे बनता है इसका मैं डिटेल में बताता हूँ, तुम्हारे इसमें मेरे को ये पिक्चर इतना अंडरस्टैंडेबल नहीं हो रही है। इन द सेकंड एग्जांपल द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द होली फायर चेंज टू चेंज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अबव द फायर। इसलिए ये दो जो क्वेश्चन दिए ना उसी के बेस पे एग्जाम्पल को समझा है। पहले मिराज को समझा, फिर होली फायर को भी समझा रहा है कि किस तरह से लाइट चेंज होती है, डायरेक्शन बदलती है, बरोबर। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि होली के करीब की जो आग है वहाँ की हवा गर्म है और दूर की ठंडी, जिसकी वजह से तुमको रिफ्लेक्शन दिखाई देगा वहाँ पर। इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक, तो यहाँ पर हमारे को जो बदलाव दिख रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, ये किसकी वजह से हो रहा है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से। बिल्कुल इसी वजह से तुमने देखा जो दूर आसमान पे जो स्टार होते हैं वो हमें चमकते हुए क्यों नजर आते हैं, ये चमकने का रीजन यही है, लाइट का दूर होना। और ये बीच में जो क्लाउड आ रहे हैं ना बीच में, हॉट एंड कोल्ड एयर, इनके वजह से हमें इस तरह का रिफ्रैक्शन दिखाई देता है। एक्चुअली वो चमकते नहीं, वो कंटिन्यू जल रहे हैं। स्टार किसको बोलते हैं, सन को ही तो बोलते हैं, राइट। स्टार किसको बोलेंगे, जो सेल्फ ल्यूमिनस है। सेल्फ ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो सेल्फ जलती है, उसको रोशनी के लिए दूसरी चीज की जरूरत नहीं होती है, वो खुद रोशनी दे सकती है। कैन बी सीन एट द नाइट इन द अब्सेंस ऑफ सनलाइट दे अपीयर, मतलब ऐसी चीज को हम लोग अब्सेंस ऑफ सनलाइट भी देख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो हमारे घर में ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होगा, ट्यूबलाइट, राइट। वो खुद सेल्फ जल सकता है ना। अपीयर टू द पॉइंट सोर्स बिकॉज दे आर बीइंग अ वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अस। अब ये लाइट ऐसे ट्विंकल क्यों कर रही है, क्योंकि उनका डिस्टेंस बहुत लार्ज एज अ डेंसिटी ऑफ एयर, और बिकॉज ऑफ एयर बीच में आ जाती है। एयर कहीं कहीं पे लो है, कहीं कहीं पे हाई है सरफेस ऑफ अर्थ में। लो हाई का मतलब कहीं कहीं की ठंडी है, कहीं कहीं की गर्मी है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ता घटता रहता है, राइट। स्टार लाइट, जो स्टार की जो लाइट हमारे अर्थ पे आ रही है ना, जो बहुत दूर है यूनिवर्स में, वो कैसे ट्रैवल हो रही है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल हो रही है। क्योंकि जो यूनिवर्स का तुम्हें पता है, यूनिवर्स में ठंडक ज्यादा है, वहाँ का टेम्परेचर लो होता है। वहां से हमारे जमीन का टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर है कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से लाइट बैंड हो जाती है। ये बैंड होते होते ये हमारे आंखों तक पहुंचती है, ठीक है। दिस मेक द स्टार अपीयर टू द हायर इन द स्काई कंपेयर टू द एक्चुअल पोजीशन इन द शो। तो मान लो तुम घर में बैठे हो, ठीक है, और तुम एक स्टार को देख रहे हो, तो मान लो उसकी पोजीशन तुमको यहाँ पे दिखाई दे रही है, पर एक्चुअली स्टार यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। वो तो तुम्हारा एयर है जो तुम्हें यहाँ दिखा रहा है, क्योंकि जाहिर बात है वो रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे हैपन। तो मान लो अगर स्टार यहाँ पे, पर वो स्टार तुमको कहाँ पे दिखाई देगा, इधर दिखाई देगा सीधा। समझ में आया क्यों ऐसा हो रहा है, रिफ्रैक्शन की वजह से, समझे। इसका एक एग्जांपल देखो ना, पेंसिल ग्लास का ही दे रहा हूँ। देखो पेंसिल ऐसे डाले तो उसका रिफ्रैक्शन इधर ही होता है, एक्चुअल पेंसिल यहीं पे होती है, पर पानी में वो कहाँ पे दिखाई देती है, थोड़ा सा बैंड हो गया इधर पीछे दिखाई देती है, पर वो एक्चुअली वहाँ होती ही नहीं है, वो रिफ्रैक्शन हो रहा है मीडियम की वजह से। समझ में आया चरा।
केसेस क्या है, देखिए यहाँ पे स्टार के बारे में बता रहा है कि हमें स्टार कहाँ, देखिए ये बंदे को स्टार यहाँ पे दिख रहा है बरोबर, और एक्चुअल स्टार है कहाँ पे, यहाँ पर। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अब ये जो मिराज है ना, उसको एक को समझ लेते हैं, मिराज एक्चुअली क्या बताना चाह रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया क्लियर होगा मिराज, है ना। मिराज मिराज होगा, ये पिक्चर को थोड़ा मैं काफ़ी साइड में, ये देखो ये पिक्चर आई होप तुमको दिखाई दे रही होगी। तो इस पिक्चर में पहले पर्सन पे ध्यान मत दो, पहले ये देखो कि जारी बात है यहाँ कहीं भी सूरज होगा, राइट, तो सूरज से रोशनी आ रही। अब कोल्ड एयर में तो रोशनी सीधी सीधी आते रहेगी, पर जैसे ही हॉट एयर से मिट होगी तो रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, है ना। तो ये रिफ्रैक्शन में, अब दूसरा बंदे पे आते हैं, तो बंदे को ये पेड़ यहाँ पर भी दिख रहा है, पर बंदे को एक्चुअली उसका जो मिरर इमेज है वो नीचे दिख रहा है, और जो क्लाउड आसमान है वो भी इसको नीचे दिखाई देगा, जिसकी वजह से उसको क्या फील होगा कि यहाँ पर क्या हैपन हो रहा है, मिराज हैपन हो रहा है। एक्चुअली वो मिरर इमेज दिखाई दे रही है, उसको मैं ज़्यादा और बेटर तरीके से समझाता हूँ। मेरे पास एक वीडियो है मिराज का, आप उसमें भी चेक कर लो, ये मेरा ही सर्च करेगा तो मिराज के बारे में इधर सर्च करता हूँ, तो पीसी पे सर्च करता हूँ, तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मिराज। ये देखो 2 मिनट में आपको समझ लेंगे मिराज को बेहतर तरीके से। तो वीडियो तुमको दिखाई दे रहा होगा, आवाज़ आ रही है तुमको, वीडियो की आवाज़ आ रही है चरा? हाँ वेरी गुड, चलेगा, मैं इन लोगों को ट्रांसलेट करता हूँ तुमको। हाँ हाँ, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, तो वो पानी हटते जा रहा है। तो ये जो फिनोमिना, ये रिफ्रैक्शन फिनोमिना ही है। तो ये कैसे हैपन हो रहा है ना, ये अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये जो वीडियो में एक्सप्लेनेशन हो रहा है ना, मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये मिराज वर्ड एक्चुअली ना, ये अरबिक वर्ड है, क्योंकि सबसे शुरुआत में सबसे पहले किसी पर्सन ने डिजर्ट में ही देखा था। तो बोल रहा है चलो अब देखते हैं होता कैसे। बोलते हैं जो प्यासे होते हैं ना, जो रेगिस्तान में प्यासे होते हैं, उनको इस तरह का मिराज बहुत दिखाई देता है, पर ये होता क्यों है। तो बोलते हैं जो लैंड की हवा होती है ना, बहुत गर्म होती है, तो जिसकी वजह से जो एयर मॉलिक्यूल है ना, वो ऊपर की तरफ जाते हैं, और जैसे ही ऊपर जाते हैं तो ऊपर आते आते ये हवा ठंडी हो जाती है। तो यानी यहाँ पर दो चीज हो रही है, इसके नीचे वाले हाथ की हवा गर्म है और ऊपर वाली हाथ की हवा ठंडी है। गर्म होने की वजह मिट्टी है, मिट्टी पे सूरज की रोशनी से वो हवा को गर्म कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको डिवाइड कर देता हूँ अपन लेयर में। जो नीचे की लेयर है ना, वो गर्म है, और जैसे जैसे हम लेयर ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जो हवा है ना, ठंडी होते जाएगी। अब जाहिर बात है, जो सूरज की रोशनी है वो डायरेक्टली किससे टकरा रही है, जाहिर बात हमने पता है, हम कोई भी चीज को कब देख सकते हैं, जब उस पर सूरज की रोशनी पड़े, राइट, ये हमने पढ़ा था। तो अब सूरज की रोशनी इस पर पड़ेगी, नारियल पेड़ पे, और उस नारियल पेड़ पे पड़कर वो रोशनी टकराएगी। ओके, अब टकराने पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन कर रही, नॉट रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, बाउंस बैक हो रही है रोशनी। अब पहली लेयर में आएगी, जाहिर बात है हवा कैसी ठंड गर्म है, यहाँ पे बहुत गर्म है, क्या हल्की गर्म है, या थोड़ी हल्की गर्म है, या बहुत हल्की गर्म है, और यहाँ बहुत ठंडी है। यानी हर एक लेवल पे जो उसका ठंडक है अलग है, तो उसकी डेंसिटी भी हर लेवल पे अलग अलग होगी, राइट। अब फर्स्ट लेयर से जब सेकंड लेयर में जाएगी तो हमें पता है सेकंड लेयर और डेंस है। अब डेंसर से रेयर जाएगी तो वो बैंडिंग होगी लाइट। अब दूसरी लेयर में जाएगी तो और बैंड होगी, थर्ड लेयर में जाएगी तो और रिफ्रैक्शन बैंड हो रही है, और लास्ट लेयर में जाएगी तो और बैंड होगी ये लाइट, ठीक है। अब एक लिमिट ऐसा आ जाएगा कि लाइट इतनी ज्यादा बैंड हो जाएगी कि बजाय रिफ्रैक्शन करने के, मतलब यहाँ से यहाँ पार होने के, ये रिफ्लेक्ट कर देगी। समझ में आया चिराग यहाँ पे क्या इशू हो गया। कोई लाइट को तुम ज्यादा भी करोगे ना रिफ्लेक्शन, तो वो रिफ्रैक्शन देने की बजाय अंदर और बैंड होने के, अंदर जाने के बजाय बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पे देखो वही केस हो रहा है, ये बजाय अंदर जाने की, ये आप देखो रिफ्लेक्शन कर देगी। इस रिफ्लेक्शन को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये कब होगा पता है, जब बनने वाला एंगल क्रिटिकल एंगल होगा, बनने वाला एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। अभी देखो वापस से समझाता हूं मैं।
सूरज से रोशनी जा रही है, हम कोई भी चीज को कब देख सकते हैं, जब उस पर सूरज की रोशनी पड़े। तो यहाँ पर साइंटिस्ट क्या बोल रहा है, मान लो सूरज की रोशनी की जो रे ऑफ लाइट है वो इस पेड़ से टकराएगी, बरोबर। टकराने के बाद यहाँ पे हर एक लेयर पे हमने हर एक लेयर को ऐसा लाइन से खींच दिया है, ये समझाने के लिए कि हर एक लेयर की जो हवा है वो अलग अलग डेंसिटी रख रही है, अलग अलग गर्माहट है ना। तो ये अपना डेंसर मीडियम है, क्योंकि जहाँ की हवा ठंडी होती है इसको डेंसर बोलते हैं, और जहाँ की हवा गर्म होती है इसको हम लोग रेयर बोलते हैं, राइट। अब जैसे ही लाइन यहाँ से टकरा के इस लेयर में आएगी तो वो थोड़ा रिफ्रैक्शन करेगी। चलिए दिखाई नहीं दे सकता, हम समझा रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि गर्माहट की तरफ जा रही है ना। फिर दूसरी लेयर में थोड़ी और गर्म हवा है तो वहां से वो जाएगी उस पॉइंट से, तो और वो रिफ्रैक्ट करेगी। फिर जैसे जैसे वो करीब बढ़ेगी तो हवा और गर्म होते जाएगी तो वो और ज्यादा रिफ्रैक्शन करेगी। पर ओवर रिफ्रैक्शन करने की वजह से इसका, तो ये क्या होगा, बजाय अंदर जाने के इसका एंगल इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो ओवर 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। बोलते जब 90 डिग्री के बराबर एंगल होगा ना, तो बजाय ये रिफ्लेक्शन करने के ये रिफ्लेक्शन कर देगी। बताइए यहाँ पे बाउंस बैक हो जाएगी, और बाउंस बैक होके ये आगे बढ़ जाएगी और हमारी आंखों में ये चीज है ये दिखाई देगी। इस तरह के जो रिफ्रैक्शन है इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये बजाय अंदर जाने के ये टक्कर बाउंस बैक हो रही है। ये बाउंस बैक का भी रीजन समझ में आया। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। देखो बहुत सारे बच्चे देखो पानी में पत्थर मारते रहते हैं, तो तुमने देखा है पत्थर को अगर थोड़ा सा कम एंगल बना के मारोगे, जैसे ऐसा बैंड होके मारोगे तो पानी के अंदर पत्थर जाएगा। पर तुम ऐसा हल्का सा एंगल बना के मारोगे ना तो पत्थर पानी में से टप टप करते हुए आगे बढ़ता है ना। मतलब वो अंदर जाने के बजाय रिफ्लेक्शन कर रहा है, बाउंस बैक कर रहा है। तो यहाँ पर भी वही केस हो रहा है। लाइट को आपने इतना ज्यादा बैंड कर दिए कि बजाय वो अंदर जाने के वो रिफ्लेक्शन कर रही है, बाउंस बैक कर रही है, बरोबर। अब जारी बात है वो बाउंस बैक यहाँ पे कर रही है, तो हमारी आंखों में अब वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिखाई देगा। अगर लाइट इधर पे तो उस हिसाब से हमें वो ऑब्जेक्ट कुछ इधर पे दिखाई देगा बजाय ऊपर दिखाई देने के। क्योंकि हम हमारी ह्यूमन की टेंडेंसी है, हम हमेशा लाइट जहां से आती है हम उस चीज को ही देख पाते हैं। अगर लाइट यहाँ पे आ रही है इस तरह से तो हमें उसी चीज का जो अक्स है, इमेज है, वो यहाँ पे दिखाई देगा। समझ में आया। अब जाहिर बात है रिफ्लेक्शन इसके साथ साथ हमें आसमान का भी रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि रोशनी आसमान से ही तो आ रही है। जो आसमान का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है, जिसकी वजह से वो फील होगा कि ऐसा फील होगा जैसे पानी है वहां। समझ में आया चिराग कॉन्सेप्ट, मिराज कैसे काम करता है। तो यहाँ पे एक चीज क्या समझ में आई कि मिराज को हैपन होने के लिए जरूरी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का होना, जो फर्स्ट केस में ऊपर वाली पिक्चर में दिखाया गया था। आई होप आप समझ में आया होगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें सही से एक्सप्लेन नहीं की गई है ना। तो यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है और यहाँ से सूरज की रोशनी आएगी। सूरज की रोशनी जैसे ही इस मीडियम में पड़ेगी वो बैंड होना शुरू होगी। एक हाईएस्ट बैंडिंग के बाद वो बजाय बैंड होने के क्या होगी, बाउंस बैक होगी। इस बाउंस बैक में हम जब देखेंगे तो हमें वो बाउंस बैक यहाँ पे हो रही है, तो हमारी इंसान की आंखें जहाँ पे बाउंस बैक होती है वहां पे ही हम देखते हैं। तो बजाय वो इमेज के ऊपर दिखने के हम उसको नीचे देखेंगे। मतलब ऊपर भी इमेज है पर वो इमेज नीचे भी दिखाई देगी। वर्चुअल इमेज बोलते हैं जिसको, नकली इमेज, बरोबर। इसी को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये केस क्यों हुआ, मिराज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा डिटेल में नहीं दिया हुआ है ना। आई होप समझ में आ गया होगा चिराग तुम्हें सारे केसेस। और ये स्टार का भी रीजन अब समझ में आया। यहाँ पे भी रीजन वही है, मीडियम का रीजन है, मीडियम 1 मीडियम 2 का। बाहर का जो यूनिवर्स है वो कैसा है, डेंसर है, ठंडी हवा मतलब डेंस हवा, और हमारे अर्थ के अंदर गर्माहट है, इसलिए वो एरर हो गया। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में को तो जाहिर बात है चीज मान लो यहाँ पर है, एक्चुअली रियल पोजीशन स्टार का यहाँ है, पर हमें वो स्टार कहाँ पे दिखाई देता है, यहाँ पर। समझ में आया क्या प्रॉब्लम है। तो अगर मान लो तुम्हारे घर से तुमको चांद दिख रहा है इधर पे, पर वो एक्चुअली चांद कहाँ पर है, इधर पे रहता है। अजीब है ना चिराग। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार कीप चेंजिंग अ बिट। बोलते हैं जो इसकी एक्चुअल पोजीशन है ना स्टार की, वो चेंज होती रहती है। दिस इज बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये जो बदलाव आ रहा है ना पोजीशन में स्टार के, वो अर्थ की मोशन की वजह से। हमें पता है अर्थ मोशन करता रहता है, खुद की भी स्पिन करता है और सूरज के इर्द गिर्द भी घूमता रहता है, पता है ना चिराग ये बात। अब सारी बात है इस पोजीशन की वजह से क्या होगा, हमारा जो भी स्टार है जिसको हम देख रहे हैं उसकी पोजीशन भी चेंज होगी। और जारी बात है उसकी पोजीशन के साथ साथ हमारे एटमॉस्फेरिक एयर, उसकी डेंसिटी की भी पोजीशन, टेम्परेचर की पोजीशन भी चेंज होगी।
अब ये चीज चेंज होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? लाइट की स्पीड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने की। बिकॉज ऑफ इस चेंज की वजह से पोजिशन एंड ब्राइटनेस ऑफ द स्टार कीप चेंजिंग कंटिन्यूसली एंड स्टार अपीयर ट्विंकलिंग। आप समझ में आया स्टार चमकते हुए क्यों दिखते हैं? क्योंकि हमारे अर्थ की पोजीशन बार बार चेंज हो रही है। इस चेंज की वजह से वहां पर जो हवा है, ठंडी गर्म हवा, उसमें भी बदलाव आएगा, उसके टेम्परेचर में बदलाव आएगा, जिसकी वजह से बदलाव की वजह से वो जो स्टार है वो हमें बनभुज दिखाई देता है। आई होप समझ में आ गया होगा चिराग के कॉन्सेप्ट में, पक्का ना? वी डो नॉट सी ट्विंकलिंग ऑफ अ प्लेनेट। पर प्लेनेट को क्यों हम लोग ट्विंकलिंग नहीं देख पाते? तो इसका रीजन है क्योंकि प्लेनेट आर मच क्लोजर टू अस कंपेयर टू स्टार। बोलते स्टार जो होते हैं बहुत दूर होते हैं। तुम्हें पता है हर एक सोलर सिस्टम में एक स्टार होता है। जैसे हमारा एक सोलर सिस्टम है तो उसमें एक स्टार है, बरोबर? तो अगर तुम बहुत सारे स्टार देख रहे हो इसका मतलब वहां पे उनका खुद का सोलर सिस्टम है, और हर एक सोलर सिस्टम एक दूसरे से बहुत दूर है। इसी वजह से जो प्लेनेट है, प्लेनेट तो हमारे सोलर सिस्टम का ही हिस्सा है और ये हमारे से बहुत नजदीक है। इसी वजह से वो ट्विंकलिंग नहीं दिखते। Therefore do not appear as a point source but appear as a collection of point source। क्या लिखा है? Because of change in atmosphere refractive index, the position as well as the brightness of the individual point source change, but the average position and the total average brightness remain unchanged and planet do not twinkle। यहाँ पे क्या हो रहा है? जो प्लेनेट का डिस्टेंस नजदीक है, नजदीक होने की वजह से पोजीशन में बदलाव होने के बाद भी उस प्लेनेट को हमको ट्विंकलिंग नहीं दिखाई देते। चीजें ज्यादा दूर होगी तो टेम्परेचर में उससे ज्यादा फर्क आएगा, और दूर वाली चीज, मान लो एक चीज यहाँ पर और तुम यहाँ पर, तो हल्के बदलाव में भी ना ज्यादा बदलाव तुम्हें दिखाई देगा। इसका एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो और आसमान पे एक प्लेन उड़ते हुए जा रहा है, बरोबर? अब तुमको वो प्लेन कैसे दिखाई दे रहा है? एकदम स्लो स्पीड में चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, है ना? पर चिराग क्या वो वाकई स्लो चल रहा है प्लेन? नहीं, दूर होने की वजह से उसकी स्पीड तुमको स्लो नजर आ रही है, बरोबर? पर अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ देखूं तो मुझे नीचे की चीज तेजी से नजर आते हुए पीछे जाती हुई नजर आएगी, बरोबर? तो यानी अंदर वाले बैठे हुए इंसान को नीचे की चीज स्पीड में दिखाई दे रही है, पर यहाँ पे खड़े वाले आदमी को वो चीज स्लो नजर आ रही है चलते हुए। तो बिल्कुल वही चीज हो रहा है। दूर वाली चीज जब घूमती है तो उसका जो बदलाव है वो फास्ट नजर आता है, इसी वजह से वो टिम्कलिंग दिखाई देती है। पर जो चीजें नजदीक होती है उनका बदलाव हमें इतना नहीं नजर आता है, ठीक है? बाय सनराइज वी मीन द अपीयरेंस ऑफ सन अबाउट द हॉरिजॉन, बट व्हेन द सन इज समवट बिलो द हॉरिजॉन इट लाइट रे आर एबल टू रीचिंग अस अ कर्व पाथ due to their refraction of the through the earth atmosphere as shown in the figure 6.7. We see the sun even emerge above the horizon. Same thing happened the time of sunset. We keep seeing the sun for a short while when after it goes below the horizon. Horizon का मतलब क्या होता है? Horizontal मतलब x axis। बोलते अगर जब सूरज ईस्ट और वेस्ट में जब निकलता है ना, डूबता है या निकलता है, उस वक्त हमें क्या दिखाई दे रहा है? सूरज को हम लोग आसानी से देख सकते हैं, वो आसानी से रीच भी हो जाता है हमारी आंखों में। पर उसकी वजह वो बाकी जगह जब पोजीशन पे होता है ना तो हमें वो दिखाई नहीं देता इतनी अच्छी तरीके से। और इस रेंज में जो सन की रोशनी है वो हमेशा हमें को रेड दिखाई देती है, लाल कलर में दिखाई देती है, ठीक है? ओके, यही चीज लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन मतलब लाइट का डिस्पर्स होना, मतलब लाइट का फैलना। इसमें एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम मार्केट में गए और एक ब्लैंक इंक खरीद के लाए। अब तुमको क्या लगता है? ब्लैंक इंक ब्लैक ही होती है, उसके अंदर और कोई कलर नहीं होते। पर तुम गलत हो चिराग। ब्लैक इंक के अंदर बहुत सारे कलर होते हैं। बिल्कुल उसी तरह से हमें देखो लाइट कैसी दिखाई देती है चिराग? हमें लाइट व्हाइट ही दिखाई देती है, पर एक्चुअली लाइट व्हाइट नहीं होती। हर एक लाइट के अंदर 7 रंग होते हैं, 7 कलर होते हैं। तो इस कलर को मैं निकालूं कैसे? तो उसके लिए बहुत आसान है। एक प्रिज्म आता है, तुम्हें पता है ना, लैब में तुमको दिखाया होगा स्कूल में। ये कांच का बना हुआ होता है प्रिज्म। बोलते अगर इस प्रिज्म में तुम एक तरफ से सनलाइट या व्हाइट लाइट मारोगे तो ये प्रिज्म क्या करता है? उस लाइट के अंदर छुपे हुए 7 रंग को शो कर देता है। नाइस ना? पर ये सिर्फ प्रिज्म से ही दिखाई दे सकता है ये 7 रंग, या कोई भी कांच होगा ना तुम्हारा कर चश्मा वश्मा, उससे तुम ये सब चीजें पता कर सकते हो, ये 7 रंग निकाल सकते हो। हाँ, पर इतने अच्छे से नहीं दिखते।
जैसे यहाँ पे कितना खूबसूरत दिख रहा है ना, हल्के दिखते हैं, बहुत हल्के हल्के से रहते हैं। होल्ड द प्लास्टिक स्केल इन योर कंपास इन फ्रंट ऑफ योर आईज। बोला एक प्लास्टिक स्केल लो कंपास में से और अपने आंखों के पास रखो। सी थ्रू इट वाइल टर्निंग इट स्लोली। तो उसमें तुमको तो अलग अलग कलर दिखेंगे, डिवाइड इनटू डिफरेंट। तो जो लाइट ग्रे है वो डिफरेंट कलर में डिवाइड दिखाई देगी। दिस कलर अपीयर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। और इन कलर का ना एक पर्टिकुलर ऑर्डर भी होगा, जैसे पहले वायलेट दिखेगा, फिर इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये याद रखो, इसको याद करना भी बहुत आसान है। हर एक का पहला अल्फाबेट दिख रहा है, वी, आई, बी, जी, वाई, ओ, आर। अब देखो इसको ऐसा शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। विप क्योर सुना है क्या? विप क्योर, जैसे पूमा कैसा ब्रांड है ना कपड़े का, जैसे तुम्हारे डैडी काम करते हैं बॉट पे, बॉट हेडफोन, बिल्कुल उसी तरह से विप क्योर मान लो एक ब्रांड है, ठीक है। तो विप क्योर मतलब वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। समझ में आया? आसान है ना याद करना, 7 कलर सिंपल याद रखना, विप क्योर, ठीक है। ये इसलिए, और ऑर्डर होना बहुत जरूरी है चरा, ऑर्डर बिगड़ना नहीं चाहिए कलर ऑफ लाइट का, क्योंकि ये पर्टिकुलर रीजन है, क्योंकि ये हर एक क्योंकि ना एक्चुअली हाँ वेरी गुड चिराग। ग्रीन कलर भी आता है, पर येलो को साइंटिस्ट लोगों ने जब स्टडी किया तो उनको पता चला येलो कलर मिड में आता है। रेड कलर का वेवलेंथ, अगर बैंडिंग के लिए यहाँ पे एक सिंबल है डेल्टा मैं यूज करूंगा, ये कम बैंड होता है। सबसे ज्यादा बैंडिंग किसका ही है, और इसका बैंडिंग कैसा है? मीडियम है, नहीं ज्यादा नहीं कम। बाकी का भी वैसी ही है, पर ये मैंने 3 हिस्से बताए, कम, मीडियम, ज्यादा। अंडरस्टूड? तो रेड लाइट, यस। तो इसी वजह से तुमने देखा शॉप वाले लोग रेड लाइट यूज करते हैं। अब रीजन क्या है? जितनी लाइट कम बैंड होगी, क्योंकि जिस लाइट का बैंडिंग कम होता है उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है। अब वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ को लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो वर्ड क्या बना है, वेव, वेव बोले तो इसको बोलते हैं। लेंथ बोले तो वेव की लेंथ ज्यादा है, मतलब जिस लाइट की लेंथ ज्यादा है वो ज्यादा दूरी तक जा सकती है, बरोबर। बोले जो रेड कलर होता है ना वो दूर से भी तुमको दिखाई देगा, इसलिए जो सिग्नल विग्नल होते हैं ना उसमें रेड कलर यूज करते हैं। आई होप अब रीजन समझ में आया होगा, है ना। और दूसरा कलर है येलो। तुमने देखा स्टेशनरी वाले अपनी दुकान पे येलो कलर ही मार के रखते हैं। क्यों मारते हैं? क्योंकि ये कलर दूर से दिखाई देते हैं, समझे चिराग। पर अगर उसी जगह तुम वायलेट ये सब कलर लोगे ना, ये दूर से नहीं दिखेंगे, इसलिए शॉप वाले मोस्टली रेड, ऑरेंज और येलो कलर को प्रेफर करते हैं, है ना। समझ में आया चिराग रीजन क्या है? इसलिए देखो हमारे जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं उसमें येलो कलर होता है, रेड कलर होता है और ग्रीन होता है। पर ग्रीन भी देखो थोड़ा नियर आता है, पर इतना अच्छा नहीं है जितना ये होता है। रेड इसलिए रखा गया ताकि दूर से भी लोगों को सावधान हो जाए, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं, यहाँ पर हमने ये पैराग्राफ पे पढ़ लिया है। वेवलेंथ इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ रेडिएशन। वेवलेंथ मैंने बता दिया, वेवलेंथ क्या होती है, वो बताती है कि कोई चीज कितनी दूर तक जा सकती है लाइट की रेज, बरोबर। द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब यहाँ पे क्या है? रेडिएशन यहाँ पर लाइट को बता रहा है। कोई भी चीज में से जिसमें से रोशनी निकलती है उसको रेडिएशन बोलते हैं। समझ में आया चिराग? टू विच आवर आईज आर सेंसिटिविटी, मतलब वेवलेंथ ये चीज को बताता है कि हमारी आईज कितना सेंसिटिव उस चीज को देखने की। जैसे बोलते हैं हमारी आईज ना 400 से लेकर 700 नैनोमीटर की चीज की वेवलेंथ को, की वेवलेंथ की यूनिट है, उसको देख सकते हैं, पर इससे ज्यादा होगा तो नहीं देख पाएंगे। इसका एग्जांपल लेता हूँ। मान लो तुम एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और इस प्लेटफॉर्म पे ना टाइम ही लगा हुआ है, बहुत दूर एक घड़ी है जिसमें ट्रेन का टाइम दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर बहुत दूर है तो तुमको वो पूरा ऐसा ब्लर ब्लर दिखेगा, तुमको सही से दिखाई देगा क्या? नहीं। पर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में मान लो थोड़ा सा ही वो आगे, तो तुमको आप क्लियर दिखाई देगा जैसे जैसे तुम आगे आओगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हम किसी भी लाइट की वेवलेंथ को अच्छे से देख पाते हैं। तो वो वेवलेंथ क्या है जिसमें तुम देख पा रहे हो? 400 से लेकर मिनिमम 400 और मैक्सिमम 700। इन दिस इंटरवल रेडिएशन, यहाँ पे रेडिएशन का मतलब क्या है चिराग? लाइट, ठीक है। डिफरेंट वेवलेंथ अपीयर टू हैव डिफरेंट कलर। इससे ये भी पता चल रहा है कि डिफरेंट वेवलेंथ डिफरेंट कलर भी देती है, ओके चिराग। द रेड लाइट हैज मैक्सिमम, बोलते सबसे ज्यादा वेवलेंथ मैक्सिमम किसकी होती है? लाल लाइट की। कितनी होती है? 700 नैनोमीटर तक के अप्रोक्सीमेटली होती है। उसी जगह अगर मैं वायलेट कलर की बात करूं तो वायलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है, बोल सकते हैं 400 से भी कम होती है। इसमें देखो स्टेशन में अगर मैं वायलेट कलर का एलईडी लगाऊंगा ना तो किसी को दिखाई नहीं देगा, अरे टाइम क्या हो रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है।
इसमें तो येलो कलर यूज करते हैं या तो रेड कलर यूज करते हैं ताकि लोग आसानी से देख सके क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। हाँ, अच्छा एक चीज़ याद रखो, नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, तो बोलते हैं 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ के, मतलब 9 टाइम 0.000 लगाना 1 से पहले, समझ में आया? इतना छोटा हो गया। ओके, तुम्हें पता है लाइट एक ऐसा मीडियम है चिराग जिसको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो कहीं पे भी ट्रैवल कर सकती है। वैक्यूम में भी, वैक्यूम वो जगह होती है जहाँ पर हवा नहीं होती, एयर प्रेजेंट नहीं होती। द वेलोसिटी ऑफ लाइट रे ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसीज पे, तो यहाँ पे एक और वर्ड आया है, बोले कोई लाइट 1 सेकंड में कोई लाइट कितना डायरेक्शन ट्रैवल करती है उसको फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा, 1 सेकंड में लाइट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी लाइट की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। हाँ, ट्रैवल कर रही है। ठीक है, क्योंकि ये वर्ड बहुत सारी जगह आएगा तुमको, कहीं भी अगर फ्रिक्वेंसी लगा समझ जाने का 1 सेकंड में कोई चीज़ कितना डायरेक्शन कवर कर रही है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यस, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जब ट्रैवल कर रही है ना, तो 1 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब सारी बात है, डिफरेंट कलर की फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होती है, वेलोसिटी डिफरेंट होती है। उसका रीज़न क्या है, वेवलेंथ। क्योंकि हमने अभी पता चल गया कि रेड कलर की लाइट का वेवलेंथ अलग होता है, वायलेट कलर लाइट का वेवलेंथ अलग, यानी वेवलेंथ हमें ये बताएगा कि कलर क्या होगा किसी लाइट का, और उसके साथ साथ उसकी स्पीड भी क्या होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बता रहा है, हमें स्पीड को तो बताता है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल क्या है, एन है। वो किस पर निर्भर है, वो पूरा निर्भर है वेवलेंथ पे। वेवलेंथ का सिंबल लैम्बडा है ना, यानी ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा साथ में, बरोबर। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर डिफरेंट, उस बेस पर, लाइट के कलर के बेस पर उनका रिफ्रैक्शन एंगल भी अलग अलग होगा, राइट। ये देखो यहाँ पे बैंडिंग हम देख रहे हैं, ये बैंडिंग ही तो रिफ्रैक्शन कहलाती है। सो व्हेन द व्हाइट लाइट कमिंग फ्रॉम द सन थ्रू द एयर एंटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, प्रिज्म है, वो क्या हो रही है, इमर्ज कर रही है और स्पेक्ट्रम बना रही है। स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं, जहाँ हमें लाइट के बैंड दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट कलर के लाइट के, 7 कलर के, समझ में आया। स्पेक्ट्रम मतलब the process of separation of light into its component color while passing through the medium is called dispersion of light। तो dispersion of light क्या होता है, ऐसा फिनोमेना जिसमें कोई लाइट जा रही हो और डिफरेंट कलर में सेपरेट हो जाए, उसे बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इजी है। इसके बारे में सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने बताया था। उसने एक ग्लास प्रिज्म लिया था और इस तरह की उसको स्पेक्ट्रम दिखाई दी थी, और उसने डिफरेंट कलर देखा, डिफरेंट कलर की बैंडिंग उसने ऑब्जर्व किया कि अलग अलग है, उसके एंगल भी उसने कैलकुलेट किया कि हर एक के डिग्रीज के एंगल अलग अलग आ रहे थे। उसने ये ऑब्जर्व किया कि 7 कलर दिखाई दे रहा है, जिसमें सिर्फ जो रेड कलर है उसका वेवलेंथ कम है, वायलेट कलर का बहुत ज़्यादा बैंडिंग दिखाई दी उसको, बरोबर। और इस तरह से डिफरेंट पाथ और सेपरेशन उसने इस बैंडिंग ऑफ लाइट में देखा, जो कि बहुत बड़ी चीज़ थी, है ना। न्यूटन दादा प्रेजेंट है ना, हर जगह न्यूटन का आ रहा है। यानी न्यूटन ने एक चीज़ नहीं बताया, ग्रेविटी को छोड़ छोड़ के हर एक चीज़ पे उसने टारगेट किया था। फ्रॉम इंसिडेंट व्हाइट लाइट हाउ विल यू ऑब्टेन व्हाइट इमर्ज लाइट बाय मेकिंग यूज ऑफ 2 प्रिज्म। यहाँ पे कह रहा है कि अगर मैं 2 प्रिज्म को ज्वाइन कर दूं तो कौन से टाइप की लाइट मैं ऑब्टेन कर सकता, क्या व्हाइट लाइट में ऑब्टेन कर सकता हूँ, तो यस, बोलते हैं कि अगर 2 प्रिज्म, एक प्रिज्म से लाइट सेपरेट होती है, पर अगर 2 प्रिज्म को इस तरह से एडजस्ट किया जाए कि अंदर ही सेपरेशन हो और बाहर आ जाते वो सेपरेशन खत्म हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ये तरीके से किया जा सकता है। अब मैं बताता हूँ, मान लो ये तुम्हारा एक प्रिज्म है और दूसरा प्रिज्म ऐसा उल्टा लगा दो इसी के। अब जाने पता है जब व्हाइट लाइट जाएगी तो अंदर सेपरेट होगी, पर जब दूसरे प्रिज्म में पहुंचेगी तो उसका जो सेपरेशन वापस मेड होके बाहर वापस से क्या निकल रही है, सिंगल लाइट निकल रही है। तो ये चिराग होता है, पर इसको करने के लिए जो 2 प्रिज्म को फिटिंग ना प्रॉपर करनी पड़ती है। आई होप पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा उसका आंसर। सेकंड, यू मस्ट हैव सीन, क्या लिखा हुआ है, chandelier having a glass prism, the light from a tungsten bulb get dispersed। अरे ये भी अच्छी एग्जांपल है। तुमने देखा नॉर्मल जो बल्ब आते हैं तुम्हारे घर में भी शायद लगे होंगे बाथरूम में, तो उसके अंदर जो वायर लगा होता है ना, ये इसको टंगस्टन वायर बोलते हैं। जब बल्ब को चालू करते हैं तो ये पूरा टंगस्टन वायर ग्लो होता है। अब जाहिर बात जब रोशनी बाहर निकलेगी इसकी, तो देखो मान लेते एक लाइन रोशनी है उसकी, जैसे वो बाहर जाएगी कांच से टकराएगी तो वो ऐसा बैंड हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसके अंदर भी बैंडिंग हो रहा है। बैंडिंग मतलब रिफ्रैक्शन हो रहा है, राइट। तो कलर स्पेक्ट्रम, अब जारी बात है उस हिसाब से अलग अलग कलर के बल्ब भी आते हैं, है ना। एलईडी इंस्टेड ऑफ टंगस्टन बल्ब, एलईडी में तो रहता नहीं है पर उसमें भी इस तरह के इफेक्ट देखे गए,
डिस्पर्जन की। अब आते हैं पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये चीज को मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, याद है मिराज में हम लोग इसके बारे में ही स्टडी किए थे। अब देखो इसको समझाता हूँ। मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे टॉर्च है, अब चिराग जारी पर बच्चे मस्ती करते हैं। पहले क्या करोगे, तुम टॉर्च को सीधा मारोगे। मान लो ये सब लाइन लाइट है, ठीक है। पहले तुमने टॉर्च को सीधा मारा। अब मान लो ये तुम पानी के अंदर हो, ठीक है। तुम्हारे पास एक अच्छा स्विमिंग पूल है, तो पानी के अंदर है तो पानी के हिस्सा ब्लू ब्लू है, ये हवा का हिस्सा है। अब तुम्हारे पास एक महंगी तुमने अमेजोन से टॉर्च खरीदी। अब तुमने सीधी जब टॉर्च मारे और चिराग बाहर खड़ा देख रहा है, हमारा लाइट में देखने का कैसा दिखती है। तो जब तुमने सीधी मारे तो लाइट एकदम सीधी बाहर भी निकल रही है, ठीक है। अब बोले चिराग बोलेगा अब मैं थोड़ा सा एंगल बना के मारता हूँ लाइट। तो जैसे ही तुमने लाइट यहाँ मारी तो वही लाइट समीर को कहाँ पे दिखाई दे रही है, थोड़ी सी इधर पे दिखाई दे रही है। पर एक्चुअली दिखाई कहाँ पे दिखनी चाहिए, एक्चुअली यहाँ पे दिखाई देनी चाहिए, बरोबर ना। पर समीर बोलेगा अरे मेरे को लाइट इधर दिख रही है। तुमने कहा अरे ये क्या हो रहा है। अब मैं एक डॉटेड लाइन खींच दूंगा, ये लाइन तुम क्यों खींच रहे हो, एंगल पता करने, ठीक है। अब उसके बाद तुम और बैंड करके लाइट मारोगे। अब बैंड करके जब तुमने लाइट मारी तो लाइट दिखनी कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे दिखनी चाहिए, है ना, यहाँ पे। पर लाइट समीर को कहाँ पे दिख रही है, इधर पे। वापस से तुम एंगल करोगे। अब तुम क्या करो, और थोड़ा सा एंगल बैंड करोगे, बहुत ज्यादा एंगल बैंड कर दिया। अब बजाय लाइट इधर दिखने के, लाइट बैंड होके कहाँ पे दिख रही है, बाउंड्री में दिख रही है। ये बाउंड्री वो होती है जो दो मीडियम को डिफ्रेंशिएट कर रही है। समीर बोले अरे मेरे को तो आप लाइट दिख ही नहीं रही है। तो अब जो एंगल बन गया पर कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन गया। इस 90 डिग्री के एंगल को क्या बोलते, क्रिटिकल एंगल बोलते। क्या बोलते, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। पर तुमने इतना ज्यादा बैंड कर दिया लाइट को कि अब वो बाहर आ ही नहीं रही, सरफेस पे बैंड हो गई। तो समीर बोलेगा अरे मेरे को ना अब पानी के सरफेस पर ही लाइट दिखाई दे रही है उजाला। अब तो तुम बोलेगा ठीक है अब मैं काम करता और बैंड करता हूँ। तुम ज्यादा बैंड करोगे, उसके बाद समीर क्या बोलेगा, अरे लाइट दिख ही नहीं रही है, ठीक है। अब वो लाइट तुमको दिखेगी, यहाँ से बाउंड बेस होके तुमको अंदर ही उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देगा लाइट का। तो बोले अरे वाह चमत्कार हो गया यहाँ तो, है ना। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि तुमने 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल बना दिया लाइट का। इसी वजह से लाइट अंदर ही बाउंस बैक हो गई। इस बाउंस बैक को क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई होप समझ में आ गया होगा चिराग। यानी जब लाइट एक ही मीडियम से होते हुए एक ही मीडियम के अंदर ही जाए, मतलब दूसरे मीडियम में ना जाए, एक मीडियम में एक ही मीडियम के अंदर ही है, उसको ही बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आया। आई होप समझ में आ गया होगा। तो मुझे नहीं लगता ये मेरे को रीड करने की जरूरत है, मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेन कर दिया। पर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा चिराग, जब तुम लाइट को क्या चीज, ये नीचे वाला, हाँ मैं बताता हूँ। पहले ये वाला पार्ट क्लियर करें। यहाँ पे एक चीज याद रखो, तुम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कब पहुंचोगे, जब तुम्हारा एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो। अब देखो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये क्या है, एन बोले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट को पता करने के लिए। उसका फॉर्मूला हमें पहले से पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आई। ये रेशियो क्या बता रहा है, अगर मैं इसको इस तरफ ले लूं तो ये रेशियो ये बता रहा है आई और आर बराबर है। मतलब आप जितना इंसिडेंट एंगल बनाओगे उतना ही रिफ्लेक्शन एंगल या रिफ्लेक्शन एंगल बनेगा, बरोबर। और साइन का मैंने रीजन तुमको बताया, साइन क्यों लगाते, कि साइन के जरिए तुम किसी भी लाइट का डायरेक्शन को पता कर सकते हो। याद है हाइपोटेनियस अपोजिट अपन हाइपोटेनियस, बरोबर। क्या भूल गए चिराग, याद है ना, पक्का ना। ओके, यहाँ पे आई क्या है, तो यहाँ पर आई हमें क्रिटिकल एंगल भी बता रहा है कि अगर तुम्हारा क्रिटिकल एंगल इतना है जिससे रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो तो उसे क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो मैं आई की जगह क्या ले लूंगा, आई सी ले लूंगा, और आर की जगह मैं 90 लूंगा। मुझे पता है साइन 90 की वैल्यू क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री में, 1 है। इसकी जगह 1 लूंगा तो ये गायब हो जाएगा, क्या बचेगा, 1n2 की वैल्यू साइन आई है। समझ में आया चला कैसा है। बोलते ये जो फिनोमेना है ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये रैम्बो में भी यही चीज होती है। तुमने देखा आसमान में खूबसूरत रैम्बो दिखाई देते रहता है तुमको, तो मैं दिखाता हूँ। तो एक्चुअली रैम्बो में ना यही हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो एक पर्टिकुलर एंगल बन जाएगा ना तो रैम्बो तुमको दिखाई देगा। अभी अगर तुम ऑब्जर्व करो तो रैम्बो आधा सर्कल नहीं होता है ना, अजीब है ना, लेकिन एक आधा सर्कल बना हुआ है रैम्बो। और तुमने देखा बहुत सारे वाटर पार्क वाले भी आजकल रैम्बो बनाने लगे पानी के जरिए, है ना। अरे रैम्बो दिखाई दे रहा है, अरे वाह, सब बच्चे खुश हो जाते हैं वाटर पार्क में। तो इन लोगों ने ये कैसे क्रिएट किया, उनको ये साइंस पता चल गया है नेचर का। तो रैम्बो बनाने का एकदम आसान तरीका है। जाहिर बात है रैम्बो कब बनता है, जब बारिश होती है। तो जो पानी में ड्रॉप होते हैं ना हवा में, पानी के ड्रॉपलेट, वो ड्रॉपलेट बिल्कुल प्रिज्म की तरह काम करते हैं। जब लाइट की रेज उस ड्रॉपलेट में जाती है तो
जैसे ही अंदर जाती है तो पहले रिफ्रैक्शन करेगी, तो रिफ्रैक्शन करने के बाद यहाँ से टकराती है और एक पर्टिकुलर एंगल बनाने के बाद वो बाउंस बैक हो जाती है और बाउंस बैक होके बाहर निकलती है। अब हमें पता है हर एक बैंडिंग का वेवलेंथ अलग अलग होता है। अगर हर एक बैंडिंग का वेवलेंथ अलग है तो उनका कलर भी अलग अलग होएगा, है ना, रेड ब्लू। अब देखो ये वाली जो लाइट है कम बैंड हो रही है, यानी ये रेड लाइट है। ये लाइट ज्यादा बैंड हो रही है, मतलब ये ब्लू या वायलेट कलर लाइट है, बरोबर। इस तरह से बहुत सारे लाइट बैंड होती है। व्हाइट लाइट में बहुत सारे कलर होते हैं, तो बहुत सारी लाइट बैंड होगी, जिसको जैसे दूर दिखने वाले पर्सन को क्या दिखता है, रेम्बो दिखाई देता है। अरे वाह वाह रेम्बो, है ना, आदमी खुश हो जाता है। पर अंदर क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही तो हो रहा है ना। चला, तो कैसा लगा ये चैप्टर? आई होप तुम्हें मजा आया होगा ये चैप्टर में। और इस चैप्टर में देखा जाए तो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं इसके इम्पोर्टेंट की बात, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। तो ये रही तुम्हारी टेक्स्ट बुक। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है ये बी पार्ट है, बी पार्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और थर्ड पार्ट सॉल्व एग्जाम्पल, ओके। कहाँ पे, ये वाला, चलो देख लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1.36। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल क्या है, ये एन। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, हो रहा है कि पानी के अंदर लाइट की वेलोसिटी क्या है। पानी क्या होता है, डेंसर मीडियम होता है, तो डेंसर मीडियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 से, रेयर मीडियम को 1 से, ठीक है। तो ये मेरे को पता करना है V2। अब देखो आगे के लिए करता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम दिया हुआ है। वैक्यूम मतलब रेयर मीडियम मतलब 1, यानी V1 की वेलोसिटी दी है। अब मेरे पास फॉर्मूला है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, क्या है, 1 मीडियम वेलोसिटी टू सेकंड मीडियम वेलोसिटी। V1 मेरे पास है क्या, हाँ कितना है, 3 × 10⁸ एन है मेरे पास, हाँ ये भी है ये भी है, ये पता करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, एन को इधर लूंगा। अब क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने में मुझे क्या मिलेगा, फाइनल आंसर 2.2, 1 × 10⁸। समझ में आया चिराग, कैसे वैल्यू पुट किया, इजी है। सिर्फ सॉल्व पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें, इसके लिए थोड़ा सा तुम्हारा डिवीजन अच्छा होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट ट्रैवल विथ वेलोसिटी 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ना वेलोसिटी कितनी दी है, अब ये लाइट ट्रैवल विथ वेलोसिटी मतलब लाइट ये V1 है, ये नहीं बताया कौन से मीडियम में, मतलब ये रेयर मीडियम ही है। अब आगे ऑन एंटरिंग सेकंड मीडियम, देखो यहाँ से कंफर्म हो गया, सेकंड मीडियम की वेलोसिटी मतलब V2 कितनी है, 0.74 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो। जब भी ऐसा बोलेगा ना तो 2 को पहले लिखने का और 1 को बाद में, समझ में आया। सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1 मीडियम, समझ में आया चला। अब इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, 2n1 का, एकदम आसान है, V1/V2। अब V1 क्या है 1.5, V2 क्या है 0.7, समझ में आया। तो यही फॉर्मूला यूज किया, इसने शो नहीं किया फॉर्मूला। अब वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, 10⁸ 10⁸ कट जाएंगे। अब इसको डिवाइड करो, अगर मैं इसका पॉइंट को शिफ्ट करूँ तो ये बन जाएगा 150/75, राइट। ओके, आई होप समझ में आ गया चिराग तुम्हें कैसे ये सॉल्व करा है, कैसे फॉर्मूला पुट किया, इजी है ना न्यूमेरिकल। इसमें थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थियरीज का। वैसे तो देखा जाए तो बैक साइड बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, ठीक है चिराग। तो ये अपना सेकंड लास्ट चैप्टर भी